नमस्कार दोस्तों, महाराष्ट्र की राजनीति से इस वक्त एक ऐसी खबर सामने आ रही है जिसने पूरे देश के राजनीतिक गलियारों में भूचाल मचा दिया है। और ये खबर सुनकर कांग्रेस और उद्धव ठाकरे के खेमे में सन्नाटा पसर गया है। शरद पवार, वो नेता जो दशकों से महाराष्ट्र की राजनीति के सबसे बड़े खिलाड़ी माने जाते रहे हैं, वो नेता जो कभी मोदी सरकार के सबसे मुखर आलोचक थे, आज उन्होंने एनडीए को समर्थन देने का मन लगभग बना लिया है। दोस्तों, यह सिर्फ एक नेता का पाला बदलना नहीं है, ये महाविकास आघाड़ी के ताबूत में आखिरी कील है। ये इंडिया गठबंधन के बिखराव की सबसे बड़ी और सबसे निर्णायक कहानी है। आज इस पूरी कहानी को शुरू से अंत तक एक एक डिटेल के साथ खोलते हैं। दोस्तों, पहले वो पूरा घटनाक्रम समझते हैं जो शरद पवार के इस फैसले तक पहुंचा। शरद पवार के नेताओं का आना जाना देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे के घर पर लगातार हो रहा है। रात रात भर बैठकें चल रही हैं, घंटों की चर्चा हो रही है और अंदर खाने यह बात लगभग तय हो चुकी है कि शरद पवार एनडीए के परिसीमन बिल और महिला आरक्षण बिल को समर्थन देंगे। औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन जो संकेत आ रहे हैं वो बहुत साफ हैं। दोस्तों, और सुप्रिया सुले ने भी कहा है कि बिल का ड्राफ्ट देखने के बाद समर्थन का फैसला होगा। ये बयान इनकार नहीं है, ये समर्थन की तरफ बढ़ता हुआ एक कदम है। दोस्तों, अब वो सबसे महत्वपूर्ण सवाल समझते हैं, आखिर शरद पवार एनडीए की तरफ क्यों जा रहे हैं? इसकी 3 बड़ी वजहें हैं। पहली वजह, शरद पवार की उम्र 78 साल है, व्हील चेयर पर चलते हैं। राज्यसभा में शपथ लेने व्हील चेयर पर आए थे। 2029 का लोकसभा चुनाव शायद उनका आखिरी सक्रिय चुनाव होगा और वो चाहते हैं कि उनकी पार्टी और उनकी विरासत सुरक्षित रहे। दूसरी वजह, उद्धव ठाकरे के साथ जो हुआ उसने शरद पवार को डरा दिया। उद्धव की पार्टी 2 बार टूटी, जो नहीं जाना चाहते थे वो भी गए और अब उनके पास सिर्फ 3 लोकसभा सांसद बचे हैं। शरद पवार यह नहीं चाहते कि उनके सांसद और विधायक एक एक करके जाते रहें, इसलिए पहले ही समर्थन दे दो ताकि पार्टी बचे। तीसरी वजह, शरद पवार के 8 सांसद हैं और उन सांसदों का मन एनडीए की तरफ जा रहा है। वो कह रहे हैं कि हम एनडीए के सहयोगी बने। शरद पवार इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। अगर उन्होंने सांसदों की नहीं सुनी तो वो खुद चले जाएंगे। दोस्तों, अब वो दिलचस्प राजनीतिक पहेली समझते हैं जो अजीत पवार के गुट में खलबली मचा रही है। अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार के नेतृत्व वाली पार्टी पहले से एनडीए में है। अजीत पवार की दुखद मृत्यु एक हेलीकॉप्टर हादसे में हो गई थी। उसके बाद प्रफुल्ल पटेल को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया, लेकिन अजीत पवार के गुट के विधायक और नेता अब असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि अगर शरद पवार का गुट एनडीए के साथ आया तो उनकी अहमियत कम हो जाएगी। दोस्तों, ये डर बहुत स्वाभाविक है। जो लोग शरद पवार से बगावत करके अजीत पवार के साथ आए थे, अब अगर शरद पवार ही एनडीए के साथ आ जाएं, तो उनकी बगावत का मतलब क्या रहेगा? और यह भी डर है कि कहीं सुप्रिया सुले को केंद्र में मंत्री पद ना मिल जाए और उनका अजीत पवार गुट साइडलाइन ना हो जाए। इसीलिए अजीत पवार के गुट की यह कोशिश है कि शरद पवार का गुट समर्थन तो दे, लेकिन एनडीए में औपचारिक रूप से आए नहीं। इससे उनकी अपनी स्थिति मजबूत रहेगी। दोस्तों, अब वो महाविकास आघाड़ी का वो हाल देखते हैं जो इस पूरे घटनाक्रम के बाद बेहद दयनीय हो गया है। कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने भरसक कोशिश की कि शरद पवार का यह कदम भारतीय जनता पार्टी की साजिश है। उन्होंने कहा कि यह भारतीय जनता पार्टी का इकोसिस्टम है जो अफवाहें फैला रहा है। लेकिन दोस्तों, जब खुद सुप्रिया सुले बिल देखने के बाद समर्थन देने की बात करे तो यह साजिश नहीं है, ये हकीकत है। और संजय राउत ने सुप्रिया सुले पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण और परिसीमन का समर्थन करना गद्दारी होगी। लेकिन दोस्तों, जब आपकी अपनी पार्टी का ही कोई नेता आपसे इतने तीखे शब्दों में बात करे तो समझिए महाविकास आघाड़ी की अंदरूनी हालत कितनी खराब है। दोस्तों, अब परिसीमन बिल का वो पूरा नंबर गेम समझते हैं जो अब एनडीए के पक्ष में पूरी तरह झुक चुका है। पहले एनडीए के पास 300 से कम सांसद थे, लेकिन अब देखिए क्या हुआ। तृणमूल कांग्रेस के 20 बागी सांसद एनसीपीआई बनाकर एनडीए को समर्थन दे रहे हैं, 20 जुड़ गए। शिवसेना यूबीटी के 6 सांसद शिंदे गुट में 6 जुड़ गए। शरद पवार के 8 सांसद 8 और जुड़े, ये कुल 34 सांसद अतिरिक्त। और अब डीएमके के 22 सांसद भी वोटिंग से दूर रह सकते हैं। समाजवादी पार्टी भी खुलकर विरोध नहीं करने जा रही और कुछ खबरें बिहार की राष्ट्रीय जनता दल से भी आ रही हैं। दोस्तों, इसका मतलब यह है कि परिसीमन बिल पास होने के रास्ते में जो रुकावटें थीं, वो एक एक करके हट रही हैं। दोस्तों, और अब कांग्रेस की वो बेबसी देखते हैं जो इस पूरे घटनाक्रम में सबसे ज्यादा दिखाई दे रही है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश से पूछा गया कि क्या इंडिया गठबंधन की बैठक बुलाएंगे, तो उन्होंने कहा कि बैठक बुलाने से क्या होता है, 4 आदमी समोसा खाता है, 3 मोबाइल देखता है। दोस्तों, ये बयान खुद बताता है कि कांग्रेस के अंदर कितनी निराशा है। और फिर शाम को मल्लिकार्जुन खड़गे ने चिट्ठी लिखकर सबको ऑल पार्टी मीटिंग में बुलाया, लेकिन यह चिट्ठी मानसून सत्र शुरू होने से ठीक पहले
दोस्तों, जब मानसून सत्र शुरू होने से 2 दिन पहले चिट्ठी लिखी जाए तो ये रणनीति नहीं, हड़बड़ाहट है। और इंडिया गठबंधन में बचा क्या है? डीएमके निकली, आम आदमी पार्टी पहले से अलग, तृणमूल कांग्रेस टूटी, शरद पवार एनडीए की तरफ और उद्धव ठाकरे भी यू टर्न लेने पर विचार कर रहे हैं। सिर्फ कांग्रेस बची है, अकेली और बेबस। दोस्तों, अब वो फायदे समझते हैं जो भारतीय जनता पार्टी को इस पूरे घटनाक्रम से मिलने वाले हैं। पहला फायदा, परिसीमन बिल पास होने का रास्ता अब लगभग साफ हो गया है। शरद पवार के 8 सांसद, डीएमके का वॉकआउट और बाकी छोटी पार्टियों का समर्थन मिलाकर 360 के आंकड़े तक पहुंचना आसान हो जाएगा। दूसरा फायदा, महाराष्ट्र में एनडीए की राजनीतिक पकड़ और मजबूत हुई है। अजीत पवार गुट पहले से साथ था, अब शरद पवार गुट भी आ रहा है और उद्धव ठाकरे के सांसद भी जा चुके हैं। तीसरा फायदा, इंडिया गठबंधन की विश्वसनीयता पूरी तरह खत्म हो गई है। जो पार्टियां मोदी के खिलाफ एक मंच पर खड़ी थीं, वो एक एक करके हट रही हैं। चौथा फायदा, महाराष्ट्र में 2027 के नगर निकाय चुनावों और उसके बाद के किसी भी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का दबदबा और ज्यादा मजबूत होगा। दोस्तों, 5 सवाल जो आज हर भारतीय के मन में उठने चाहिए। पहला सवाल, शरद पवार जो कभी मोदी सरकार के सबसे बड़े आलोचक थे, आज एनडीए को समर्थन देने की तरफ बढ़ रहे हैं। क्या यह साबित करता है कि भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक ताकत अब उस स्तर पर पहुंच गई है जहां विपक्ष के लिए उसका विरोध करना मुश्किल हो गया है? दूसरा सवाल, अजीत पवार के गुट में इसलिए खलबली मची है क्योंकि उन्हें डर है कि शरद पवार के आने से उनकी अहमियत कम हो जाएगी। क्या यह दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र में इतना बड़ा दबदबा बना लिया है कि सभी लोग उसके साथ आने की होड़ में लग गए हैं? तीसरा सवाल, इंडिया गठबंधन में डीएमके, आम आदमी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस और अब शरद पवार सब दूर हो रहे हैं। क्या सिर्फ कांग्रेस बचेगी अकेले खड़ी? चौथा सवाल, परिसीमन बिल, महिला आरक्षण, एक राष्ट्र एक चुनाव, तीनों बिलों के लिए अब नंबर जुटाना आसान होता जा रहा है। क्या मानसून सत्र में यह ऐतिहासिक बिल पास हो जाएंगे? पांचवा सवाल, उद्धव ठाकरे भी परिसीमन बिल पर यू टर्न लेने पर विचार कर रहे हैं। अगर वो भी समर्थन में आ गए तो क्या कांग्रेस पूरी तरह अकेली नहीं पड़ जाएगी? दोस्तों, तस्वीर बिल्कुल साफ है। शरद पवार एनडीए को समर्थन देने की तरफ, अजीत पवार गुट में खलबली, उद्धव ठाकरे का मन डोल रहा है, डीएमके बात कर चुकी है और कांग्रेस अकेली। महाविकास आघाड़ी नाम की कोई चीज अब बची है तो सिर्फ कागजों में, और मोदी सरकार का परिसीमन बिल वाला मास्टर स्ट्रोक एक एक करके सफल होता जा रहा है। ये खबर हर भारतीय तक पहुंचनी चाहिए। इस वीडियो को अभी लाइक करें, अपने परिवार को और दोस्तों को शेयर करें। नीचे कमेंट में बताएं कि क्या परिसीमन बिल इस मानसून सत्र में पास हो जाएगा। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो लाल बटन अभी दबाइए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि यहाँ मिलती है सच्ची खबर, सटीक विश्लेषण, बेबाक पत्रकारिता, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए।